तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को, टुन्ना मुन्ना को, आप सभी नल्लों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 1 यानी कि केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बायोलॉजी कह रहे हैं, विज्ञान से ही केमिस्ट्री है। तो पहला चैप्टर है जो आपके 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। इस 4 नंबर को हम लेकर के आए हैं। जो आपके पहले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। ये भैया जितने क्वेश्चन है कम से कम 2024, 23, 22, 20, 19, 18 में पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सब मैंने जो लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, इन सब क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और एकदम बढ़िया बाकायदे तरीके से, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। पक्का 2026 के बोर्ड के पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे हैं, ये क्या मुसीबत है। तेरे बगैर ही अच्छे हैं, ये क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले चीज, तो पहला क्वेश्चन आपका है ऊष्मा छेपी। क्या है? ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ये कई बार क्वेश्चन किया गया, तो याद रखिएगा मेरे नल्लों, इसको छाप लीजिएगा, टुका भी कर लीजिएगा इसको। पक्का ये आपके बोर्ड के पेपर में 4 नंबर जरूर दिलाने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये पक्का आपके 4 नंबर दिलाए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला इसमें जो कहा ऊष्मा छेपी, तो आप हेडिंग लगाएंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण देने के लिए कहा, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है? जिसमें ऊष्मा निकलता हो, ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल उदाहरण में दिया गया है CH4 + 2H2, ठीक है। जब हम इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं CO2 + 2H2 यानी कि जल और ऊष्मा भी बन करके निकलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, इसमें कहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये हेडिंग लगाएंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा नहीं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्या होंगे? सोख लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उसको सोख लिए जाते हैं। और ऊष्मा छेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को बाहर निकालना, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे CaCl2 है, CaCl3 है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो इसमें वाला फिगर ये आप देख रहे हैं CaCO3 का, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है? CaO + CO2, ठीक है। क्या कर लेगा? CO2 क्या कर लेगा? अपने आप को क्या कर देगा? ऊष्मा को उसी में समाहित कर देता है, ठीक है। वो जाने नहीं देता, निकलने नहीं देता। जैसे चूना आप लीजिए, उसको पानी में डालिए, क्या करिएगा? पानी में डालने के बाद क्या होता है? एकदम बढ़िया बाकायदे खौलने लगता है भैया, ठीक है। जब वो खौलने लगता है लेकिन ऊष्मा उससे नहीं निकलते हैं, ठीक है। गर्म तो होता है लेकिन ऊष्मा उसमें नहीं निकलता, फिर बाद में क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वही चीज है। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो, क्या कहता है कि संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? इसके निवारण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो जंग लगता है मेरे रसगुल्लों, उसको कैसे हम दूर करेंगे। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं संक्षारण। हेडिंग डालेंगे आप, संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, वायु, आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है, मतलब कोई ऐसी वस्तु हो, ठीक है, जो जैसे लोहा हो गया, जब वो अम्ल के साथ क्रिया करेगी या फिर वायु के साथ, जब उसको वायु में रख देंगे, जैसे आप घर बनाते हैं, सरिया बाहर रख देते हैं ठंडी के मौसम में, तो क्या होता है? उस पर जंग पड़ने लगता है, वही चीज, ठीक है। और नमी पा जाती है तो संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे संक्षारित, यानी कि धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो उसे, ठीक है,
संक्षारण कहते हैं, तो उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में पहला उदाहरण है, जैसे पहला है लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना। दूसरा है चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना, और तीसरा है कापर पर हरी परत चढ़ना। ठीक है, कापर पर हरी परत चढ़ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। उसके बाद संक्षारण को रोकने के लिए उपाय भी कुछ हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं केवल इसमें 2 लिखूंगा क्योंकि 4 नंबर का भैया, उसी हिसाब से आपको लिखना भी होता है। इसको आप नीचे नीचे करके ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 नीचे, पॉइंट 3 नीचे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे संक्षारण को रोकने के उपाय, उसके अंतर्गत हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, यस, ठीक है, यसद लेपन। क्या लिखेंगे? यसद लेपन द्वारा। अगर हम यसद लेपन के द्वारा की बात करें तो इस विधि द्वारा लोहे एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात पर जिंक चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है मेरे रसगुल्लों? जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। उसके बाद पेंट लगाना, मतलब कोई वस्तु अगर लोहा वगैरह उस पर पेंट कर दी तो देखेंगे आप, जितना आप उसको पेंट करेंगे उतना उसके जो है लोहे पर जंग नहीं लगेगा और वो सालों साल चलता रहेगा। ठीक है, तो इस विधि में लोहे की वस्तु पर पेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी सतह वायु आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना आ सके। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये भैया ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मेरे रसगुल्लों, तो मैं बार बार कहता हूं कि इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में छाप लीजिएगा, पक्का ये आपको 4 नंबर दिलाने वाले हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के, ठीक है, और उत्पादों के दोनों तरफ, अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब दोनों तरफ अगर अभिकारक और, ठीक है, उत्पाद अगर दोनों तरफ के बैलेंस हैं, जैसे मान लीजिए इस तरफ के क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और इधर क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। अगर इधर की बैलेंसी जितना इधर है, जितनी संख्या में इधर यच है, अगर उतनी संख्या में इधर यच नहीं है, तो क्या होंगे? इस संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं माने जाएंगे। कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हुए। मैंने आपको यहाँ पर केवल और केवल 3 क्वेश्चन बताए अभी, ठीक है, जो कि 4 नंबर आपके इन सब में से क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके 2026 में टपकने वाला है, याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन में बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे रसगुल्लो आप लोगों ने, ठीक है, उस चीज़ को नोट कर लिया था। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन है, देखिए अब भैया, ठीक है, 24, 23, 20, 19, 18 में आए हैं। सभी क्वेश्चन जिस वर्ष में आए मैंने लिखा है, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो भी किसी न किसी सन में आपके आए हुए थे। तो याद रखिएगा, ये आपके 2026 के बोर्ड के पेपर में पक्का आपको 4 नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन ये बनेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण, ये हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने, ठीक है, उत्पादों को रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरणों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा। इस वाले को केवल लिखिएगा, इस हरे वाले को मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे का मैंने यहां पर लिखा है, अभी बताऊंगा कहां पर लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे CuO, अगर हम बात करें CuO की, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की
जो है क्रिया मतलब दोनों का मिलाते हैं, हाइड्रोजन को मिला देते हैं तो क्या बनता है Cu प्लस H2O बन जाता है। मतलब ये क्या होता है, H जो है O के साथ मिलकर के जल बना लेता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अपक्रिया, अगर हम बात करें रासायनिक अपक्रिया तो हेडिंग लगाएंगे आप रासायनिक अपक्रिया। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 इसको बोलते हैं बेरिलियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। जब हम सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, आप दोनों को आपस में मिलाते हैं तो देखते हैं कि बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे जो है उड़ जाता है, यानी कि नीचे जो है बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं BaSO4 और प्लस 2NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो नमक का सूत्र भी माना जाता है। ठीक है, ये बनता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए भैया, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रिएक्शन आपको देने आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है ये रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है। इसमें लिखने के लिए बहुत कम ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी कीजिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, फिर कह देगा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसकी, ठीक है, औद्योगिकी यानी कि इसके औद्योगिक उपयोग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजनीकरण। क्या लगाएंगे हेडिंग, हाइड्रोजनीकरण। उसमें लिखेंगे निकिल यानी कि Na या, ठीक है, पैलेडियम Pd की उपस्थिति, निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में हाइड्रोजन गैस का योग, हाइड्रोजन गैस का जुड़ाव, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहां पर आप क्या करेंगे, इस वाले समीकरणों को आप यहां पर इस वाले रिएक्शन को आप लिख लेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी इस वाले को आप नहीं लिखेंगे, इस वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये अगले वाले में लिखना है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद, परिभाषा लिखने के बाद आपको इसको लिखना है, CH2C डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। जब हम इसकी क्रिया किससे करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं, ठीक है, और किस पे, Na हो या फिर Pd हो। जब इसकी क्रिया हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर ताप देते हैं तो क्या बनता है, तब बन के आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन के बाद मेरे रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा, आप यही रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे औद्योगिक उपयोग। क्या हेडिंग लगाएंगे, औद्योगिक उपयोग। उसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे निकिल की उत्पत्ति में, निकिल की उत्पत्ति में 120, निकिल की उत्पत्ति में 120, ठीक है, निकिल की उत्पत्ति यानी कि निकिल जो होगा ये वहां पर मौजूद रहेगा। तो उत्पत्ति में 120 डिग्री सेल्सियस में 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, वनस्पति तेल पर, कहां पर, वनस्पति तेल पर, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल में निकिल की उपस्थिति में 120 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, जब हम प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर वनस्पति घी बनता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण या, ठीक है, संकलन कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद इस रिएक्शन को आप लिख लेंगे।
ठीक है मेरे रसगुल्लों। अब अगर हम आगे मैं बात कर लेता हूं यहां पर, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या तात्पर्य है, कोई एक उदाहरण दीजिए। देखिए भैया 23, 22, 20, 19, 18 में ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये इतने समय पूछेंगे तो याद रखिएगा 2026 में पक्का पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन एक ना एक आपके बोर्ड के पेपर में आना ही आना है और 4 नंबर का फिक्स होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इसमें रेडॉक्स अपक्रिया, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, रेडॉक्स अपक्रिया लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक जो होता है इधर वाला होता है और उत्पाद जो होता है एरो के बाद वाला होता है। तो अभिकारक का क्या होता है, एक का अपचयन होगा, दूसरे का क्या होगा, उपचयन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहां पर लिखा भी है। ठीक है, जैसे CuO, अगर हम इसका अपचयन, ठीक है, इसका अपचयन किससे कराते हैं, इसका अपचयन Cu से, मतलब यहां से क्या होगा, Cu का अपचयन हो जाएगा और Cu अकेले पड़ जाएगा, और यहां जो O होगा ये जाकर के मिलेगा किससे, हाइड्रोजन से, जिसका क्या होगा, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, O से जब मिल जाएगा तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जो है इससे जाकर के उपचयित हो जाता है और इसका क्या होता है, अपचयन हो जाता है Cu का। वही कंडीशन यहां पर जिंक का क्या होगा, अपचयन होगा, Zn अकेला बचेगा और O क्या होगा, C से जाकर के जुड़ जाएगा, जिसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, ऐसे बना भी लीजिएगा उपचयन और अपचयन पर। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंस थे मैंने आपको लघु उत्तरीय वाले में बता दिए, जो कि आपके 4 नंबर फिक्स होने वाले थे। इसके अलावा आपसे इस चैप्टर से कहीं से भी नहीं पूछे जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा दीर्घ उत्तरीय वाला, बाकी और कहीं से नहीं पूछा जाएगा मेरे रसगुल्लों। तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी भला और आपका भी भला हो सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।